नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में जो प्रेशर है वो प्रिवेल कर रहा है अभी भी, यानी कि बिकवाली मार्केट्स में बरकरार है। और इस बिकवाली के अंदर जो सिचुएशन है वो इंडेक्स में तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक सीवियरली दिखाई पड़ेगी, यानी कि इंडेक्स का एक सीवियरली मैनेजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा होता हुआ। आज करीब 16 अंक नीचे महज सेंसेक्स है, निफ्टी करीब 20 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक 212 अंक नीचे है। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा सुराग कर रहा है मिड कैप, करीब 1.5% नीचे, और स्मॉल कैप जो कि 2% नीचे है, यानी कि 300 शेयर तेजी में और 2200 शेयर बिकवाली में। हर एक शेयर की तेजी के सामने 7 शेयर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो बढ़ने वाले शेयर हैं वो तो सिर्फ आधा से 1% ऊपर है, लेकिन जो गिरने वाले शेयर हैं वो 5 से 10% तक नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बहुत सीवियरली इंडेक्स मैनेजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। ऑटो इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर है, लेकिन PSU बैंक 2.5% नीचे, मीडिया 2% नीचे, रियल्टी 1.5% नीचे, और ज़्यादातर जो सारे इंडिसीज हैं वहाँ पर जो बिकवाली है उसमें मेटल 1.5%, एनर्जी 1%, IT 1%, फार्मा 1%, बैंक 0.5%। तो मिनिमम फॉल ही आपको 0.5% दिखाई पड़ेगा और बाकी इंडेक्स में बिकवाली थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। अब आज हम बातचीत करेंगे जयपुर से। हमारे साथ रचित सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर के। रचित सर से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और रचित सर से बातचीत करेंगे हम कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज को लेकर भी। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या लग रहा है इंडेक्स को देख के सर, क्योंकि इंडेक्स तो वहीं का वहीं खड़ा है, वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा सुराख हो रहा है पोर्टफोलियोज में। कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर इंडेक्स से ज्यादा अभी आप जिस तरीके से बैठे हुए हैं ना, आपके बॉडी के कट्स और आपकी बाइसेप्स में ज्यादा नजर जा रही है, चार्ट्स में थोड़ी कम जा रही है। आई डोंट नो मतलब हाउ एग्जैक्टली यू हैव पोजीशनड योरसेल्फ टुडे। नहीं सर, कैमरा इफेक्ट कह लो आप, कैमरा इफेक्ट कह लो सर। अभी ऐसा कुछ भी नहीं बचा बॉडी में, लेकिन हाँ कैमरा इफेक्ट ज्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बचा है अभी। और सिमिलरली आप देखिए, मैं सेम फ्रेम पे बैठा हुआ, बिल्कुल ढीला ढाला और झूला हुआ सा, तो एक दिख रहा है, मतलब एक डिफरेंस बॉडी का दिख रहा है। और ये सर मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊं, क्योंकि मार्केट में ना अभी एक्चुअल में कोई बात करने लायक बात है नहीं। वेरी फ्रैंकली आप देखिए जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, ये मार्केट भी एक रेंज में है, इस रेंज से ये बाहर जाने को तैयार नहीं हो रहा है। आज एक्सपायरी है, इसलिए आप इंडेक्स मैनेजमेंट देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपने थ्रू आउट थोड़ा सा मूवमेंट देखा था ना, अब वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आई जा रही है। जैसे आपने अभी कमेंट्री में PSU बैंक्स की बात कही या मेटल की बात कही, अब इन सब में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, और जो कि कुछ हद तक लाजमी भी है, क्योंकि जब मार्केट इतने टाइम तक डायरेक्शन लेस रहे, मतलब आप ये देखिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे हमको कोई क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रहा था। मंडे को हमने देखा था कि इंडेक्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट जो स्टॉक्स पहले चले थे उनमें अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, और दूसरे स्टॉक्स में मूवमेंट आना, दूसरे सेक्टर्स में मूवमेंट आना चालू हो गया था। उसके साथ साथ आप देखें, अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की, तो जो स्टॉक्स मंडे को टूटे थे वो ट्यूसडे को वापस से चलने लग गए थे, और जो मंडे को बढ़े थे वो थोड़े से सेटल मूवमेंट करने लग गए थे। सर आज भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, मार्केट को कहीं से क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बट एक्सपायरी का दिन है, और अभी करीबन 1.5 घंटे का मूवमेंट और बचा हुआ है, 2.5 घंटे का मूवमेंट और बचा हुआ है। मैं समझता हूं कि अभी आपको निफ्टी में प्रेशर और गहराता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, हो सकता है आपको बैंक निफ्टी एक बार 24,700 तोड़ती हुई दिखे, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो करीबन 55,500 के आसपास आती है, वो भी आपको दिखती हुई लग रही है। मतलब अब मेरे को लग रहा है ये जो इंडेक्स मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप रिमेनिंग टाइम में इस पे भी थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को एक डर जरूर है। देखिए जिस तरीके से अब रशिया भी आके स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ अमेरिका ट्राइज टू पार्टिसिपेट इन इजराइल ईरान वॉर,
देन रशिया माइट आल्सो टेक अ स्टैंड। तो सर ये कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन जिसको लेके हम डर भी रहे थे, और इस पर्टिकुलर पोलराइजेशन की मैंने बात कही भी थी वेंसडे को जब विवेक सर के साथ शो हो रहा था, तब ये बात करी थी कि ये पोलराइजेशन कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा। अब वो पोलराइजेशन हो रहा है, या तो ये वॉर आपका कहीं खत्म हो जाए, अगर नहीं होता है तो ये पोलराइजेशन किस तरीके से बनता है, क्योंकि सर हम कहाँ प्रॉब्लम में आते हैं, हमारा मार्केट कहाँ प्रॉब्लम में आता है, वो एक चीज देखने लायक होगी। कि देखिए रशिया अगर ईरान के सपोर्ट में खड़ा होता है, और रशिया ईरान के सपोर्ट में खड़े होते होते अगर कहीं ना कहीं आपको चाइना भी दिखेगा फिर आते हुए, फिर हम अभी इसराइल के सपोर्ट में खड़े हुए, तो सर ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट देखना नहीं चाह रहा है। इस चक्कर में थोड़ा सा फंड आउटफ्लो देख रहे हैं। और एफआई स्टॉक देखिए, कल भी उन्होंने बाइंग करी थी कैश में, बट फ्यूचर्स में जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट एक साउथवर्ड मूव करता हुआ ही दिख रहा है अभी। फॉर द टाइम भी कोई सही डायरेक्शन दे नहीं रहा है। नहीं, ऐसा लग रहा है स्क्रीन देखकर कि इजराइल ईरान पर नहीं इंडिया पे अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से बाजार इतनी बुरी तरह टूटा पड़ा है। सिचुएशन देखकर तो ऐसे लग रही है, लेकिन हाँ एक्चुअल में मार्केट में आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर सीवियर डैमेज है। जरा आप एक बारी निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस मार्केट में देखने को मिल रही है। आज निफ्टी में जो भी मिड कैप में जो भी गेनर है, सर ये आटा कंज्यूमर नहीं है, टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर, आइशर मोटर, टाइटन और एम&एम ये टॉप गेनर है। इसके अलावा आज टूटने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट है, बजाज फिनेंस है, एचडीएफसी लाइफ है, टेक महिंद्रा है, जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें बायोकॉन है, विशाल मेगा मार्ट है, जुबिलेंट फूड है, मुथूट फाइनेंस है, जहां पर खरीदारी है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जहां पर आता दिखाई पड़ रहा है उसमें बैंक ऑफ इंडिया है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, यूनियन बैंक है, ओरेकल फाइनेंशियल है, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें एजिस लॉजिस्टिक्स है, आरके फोर्जिंग है, रेडिंगटन है, पीवीआर है, थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जो नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जहां प्रेशर, उसमें साइंट है, हिंदुस्तान कॉपर है, रेलटेल है और फर्स्ट क्राई है, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अच्छा सर, दो शेयरों पे बात करनी ज़रूरी है। पहला नाम तो है अदानी पोर्ट, हाइफा पोर्ट है इजराइल में, शायद इसलिए बाजार थोड़ा स्केप्टिकल हो रहा है इनको लेकर। और दूसरा बजाज फिनेंस, वो एक बड़ा बोनस और स्प्लिट एक साथ हो चुका, इक्विटी 10 टाइम बढ़ चुकी। अब क्या किया जाए इसमें? देखिए पहले हम अडानी की अगर बात करें, तो जिस तरीके से अभी ये अपने आप को सिचुएशन करके रखा हुआ है, देखिए 3.25% नीचे आज ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये डर सर लाजमी भी है। दो कमेंट्स इसी तरीके से आ रहे हैं कि वहां पे आपको कोई बहुत मास डिस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बट सर एक चीज है, ईरान का मैं नाम में थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज करके एक जो जगह है, जिसको अगर वो ब्लॉक करते हैं ना, तो मोबिलाइजेशन आपका अक्रॉस दैट पर्टिकुलर एरिया इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। और उस इंपैक्ट के कारण आप देखिए कहीं ना कहीं जो एक पोर्ट में मूवमेंट है, पोर्ट में जो बिजनेस है, वो भी सफर होता हुआ दिखेगा। आज के लिए अभी फॉर द टाइम बिंग आप देखें टेक्निकल पॉइंट व्यू से कि 50 डीएमए के नीचे से ट्रेड करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। अब ये सपोर्ट कहां बनाता है, ये 1272 के आसपास कहीं सपोर्ट अगर आपको बनाता हुआ दिखता है यहां से फर्दर डाउनसाइड के बाद, तो इसमें स्ट्रेंथ आपको मेंटेन होती हुई दिख सकती है। अदरवाइज जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, मैं बहुत ज्यादा बेरिश अभी साउंड नहीं करना चाहूंगा, बट ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वापस से 1150 रुपए का भाव दिखा दे। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच के साथ ही इस पर्टिकुलर काउंटर को अप्रोच करना होगा। बजाज फाइनेंस की तरफ हम नजर देखें, बहुत एक्शन हो गया और लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट भी किया। उस अच्छे मूवमेंट के बाद जितने कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स होने थे वो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा, और सुमित सर देखिए आपको इतना टाइम हो गया है, आप इस बात से थोड़ा अग्री भी करेंगे, बजाज फाइनेंस क्या करता है, एक ना समय निकालता है, कुछ कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद वो मूवमेंट करना चालू करता है। और जब मूवमेंट करता है ना, तो एक तरीके का अपना जो मूवमेंट है वो सीएजीआर रिटर्न की तरह छोड़ता है एकदम से आके। अब मैं समझता हूं बजाज फाइनेंस में अगर हम नजर डालें, ये एक मीडियम टर्म कंसोलिडेशन रेंज में जा रहा है। बहुत ज्यादा इसमें कोई मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक्सट्रीम डाउनसाइड क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, मैं समझता हूं यहां से 861 तक का आ सकता है, और अपसाइड 926 940 तक, ये एक रेंज है जिसमें बजाज फाइनेंस अभी आपको मूव करता हुआ दिखेगा।
कोई बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। और जो हमने पिछले कुछ महीने 1.5 महीने में मूवमेंट देखा था, अभी फॉर द टाइम बिंग वो मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। अभी वापस एक कंसोलिडेशन के रेंज में जा रहा है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में बजाज फाइनेंस जा सकता है, और अदानी पोर्ट में थोड़ी सी वीकनेस और गहरा सकती है। ये दो स्टॉक्स जिन पे बात करना ज़रूरी था। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी रचित सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रचित सर, पहला सवाल आया है अमरनाथ सिंह साहब का। इनका पोर्टफोलियो 2% टूट गया है आज में, और 70,000 के आसपास का नुकसान भी हो रहा है। इनका ये पूछना है कि अदानी ग्रीन जो पिछले 3 दिन से लगातार टूट रहा है, सारा प्रॉफिट निकल गया है, ये पैनिक सेलिंग है, इसमें क्या करें? देखिए, अडानी ग्रीन पे अगर आप नजर डालेंगे ना तो समझ सकते ये भी ना एक थोड़ा सा वाइड रेंज है, बट अभी भी ना कंसोलिडेशन में चल रहा है। एंड दिस कंसोलिडेशन कैन बी सीन फ्रॉम द एंड ऑफ दिसंबर। ये कंसोलिडेशन की रेंज में चल रहा है जिसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अडानी स्टॉक्स यही कुछ कारण है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण मैं थोड़ा सा दूरी बनाना पसंद करता हूं। मगर क्योंकि इनको लॉस हो रहा है, मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि अभी बिल्कुल भी चिंता ना करें। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, इसका एक सपोर्ट आएगा, थोड़ा नीचे जरूर है बट एक सपोर्ट आएगा अराउंड 860 पे। अगर चाहें तो ये अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, और 860 के सपोर्ट को अगर ये मेंटेन करता है तो वापस आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो इसको 1080 तक लेके जा सकता है। ये 860 कब आएगा? जब आप थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इंटेंसिफाई होते हुए देखेंगे, और जैसे ही वो सिचुएशन कूल ऑफ होगी, ये वापस अपना अपसाइड का मूवमेंट करेगा और 1080 तक का आपको लेवल दिखाएगा। तो इसको लोअर लेवल पे एवरेज करें, बट बहुत ज्यादा अपसाइड इन नियर टर्म इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, एक सवाल सोनी कुमारी जी का है। इनके पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के 183 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसपे 222 के दाम पे खरीदारी है। इस पे तो आप स्पेशलाइज्ड हो ही, ये तो आपने बहुत बढ़िया कॉल दी थी। वो बात अलग है, ये काफ़ी ऊपर एंटर कर गई, लेकिन आपकी कॉल वॉज एक्सीलेंट। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे हम नजर डालें तो अभी इसका फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख रहा है। दो वैल्यूएशन टर्म्स में ये कंफर्ट देने लग गया आफ्टर द रीसेंट करेक्शन, बट ये करेक्शन क्या यहाँ पे रुकता है अभी नहीं दिखता सर। और जिस तरीके से ये टेक्निकल अपना पैटर्न बना रहा है, मैं समझता हूँ कि आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है 328 रुपए के आसपास। 328 पे या मान लीजिए 326 पे अगर ये कहीं सपोर्ट अपना बना पाता है तो फिर ये रिवर्सल देगा, और ये रिवर्सल भी कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं। अब आप देखिए सुमित सर, हमने जितने शेयरों की अभी तक बात करी ना, सब आपको एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में दिख रहे हैं। ये भी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन का स्टॉक है। इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 364 के अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। तो 324 326 का लोअर एंड, 364 का हायर एंड, इसी रेंज में अभी ये काम करने वाला है। 364 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देगा, और मैं समझता हूं अभी नहीं देने वाला, मीडियम टर्म के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उस ब्रेकआउट के बाद जरूर आपको ये 416 से 420 की रेंज दिखा सकता है, बट फॉर द टाइम भी कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसमें भी अभी डाउनसाइड बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं एससीआई की। और देखिए एससीआई ना, आप एक चीज और नोट करिएगा, मतलब फ्राइडे को जब ईरान और इजराइल की न्यूज आई थी प्रॉपर्ली, ये अकेला 13% चला था। और आपके ही शो के माध्यम से 195 लेवल्स पे या 96 लेवल्स पे इसको रिकमेंड किया था, उसके बाद ये 242 लेवल्स तक भी गया। अब इन्होंने हायर लेवल पे रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये इजराइल ईरान की जो टेंशन है ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ठीक है, क्योंकि आप देखें जो अभी हमने पोर्ट के लिए नेगेटिव बात बोली थी, वो इनके लिए पॉजिटिव कैसे है कि शिपिंग में अगर फ्रेट हाइक होगा तो जी शिपिंग और एससीआई ये दो काउंटर हैं जो आपको अच्छा अपसाइड देते हुए दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके कहीं ना कहीं मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। इनके लिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी कुछ भी नहीं करना है। और वैसे ये अपने एक सपोर्ट के पास से ट्रेड कर रहा है, बट अपनी प्राइस के, इनकी खरीदी प्राइस के इतना पास है, कोई सेंस नहीं बनता यहाँ कुछ करने का। अगर ये करेक्ट करके आपको वापस 194 लेवल्स तक आता हुआ दिखता है, वहां पे एक एवरेज जरूर बनाइएगा।
और फिर होल्ड करिएगा, वापस आपका 244 245 का लेवल आ सकता है। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबली 280 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। मिंटू जी का एक सवाल आया है। पहले तो मिंटू जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, परफेक्टली फाइन, गेटिंग बेटर डे बाय डे। पॉपुलर रचित सर कैसे हो आप? पॉपुलर रचित सर पॉपुलर हो गए क्या आगे? आप, आपके नाम क्या पॉपुलर लग गया? खैर, टाटा मोटर और वेदांता इस लेवल पर खरीदना सही होगा क्या? सर ये तो सवाल ही गलत है। मतलब टाटा मोटर तो सर आपको पता है किस तरीके से सारी सिचुएशन है, और टाटा मोटर और मेरा रिश्ता क्या है ये भी आपको पता है। मतलब मेरे को सर हर लेवल पे अच्छा लगता है। अभी इन्होंने खुद ने ही आके अपनी ही पॉजिटिव कमेंट्री के बाद जेएलआर बिजनेस को लेके जो इन्होंने बातें कही हैं, उससे जितना करेक्शन आना था मेरे हिसाब से वो करेक्शन आ चुका है। और सर मैं आपको एक और चीज बोल दूं, ये लोअर लेवल्स की बात तो कर रहे थे यहाँ पे, बट नॉट टू फॉरगेट जो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हम कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं ना अभी, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल बिजनेस से कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी चाहिए। इसके इसके जरिए से ना सर मैं 30 सेकंड और लूंगा। मैं स्टार्टिंग कमेंट्री जो सोच के आया था ना, वो एक एक पर्टिकुलर सेट उसका भूल गया था जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है और हमको अगर उसके तरीके से पोर्टफोलियो रियलाइन करना होगा ना कहीं अब हमको ऐसे बिजनेसेस से फॉर द टाइम बीइंग दूर होना होगा जो बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट कनेक्शन लेके चलते हैं। हमें इंडियन कंजम्पशन स्टोरी, इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे फोकस करना होगा, और इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ी दूरी बनाए के रखें। क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ इजराइल, ईरान, रशिया, यूक्रेन, ऑपरेशन सिंदूर देखा है। सर मेरे को लगता है जिस तरीके से अब ये पूरा सेटअप तैयार हो रहा है ना, द स्टेट ऑफ वॉर विल बी न्यू नॉर्मल। और कम से कम टाइम लिमिट अगर मैं मानूं, आने वाले 6 महीने आपको और भी देश इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंडल्ज होते हुए दिख सकते हैं। इफ नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट इन अ फोर्टनाइट, एक महीने में कभी भी आपको और देश ऐड होते हुए दिखेंगे। और ये जो सिचुएशन है ना, इन द स्टेट ऑफ वॉर एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। जो हमने कोविड के दौरान देखा था, मास्क और 2 गज की दूरी, अब इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल बिजनेस से थोड़ी सी दूरी बनाए। अब सर टाटा मोटर्स की बात पे आ जाते हैं। टाटा मोटर्स में आपने ये तो देख लिया कि जेएलआर का जो बिजनेस है वो इनको सफर करेगा, एंड बीइंग ऑनेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने क्लियरली आके खुद ही वो चीज बोल दी है। उसके बाद आप ये चीज देखें, उसके पहले की जो इन्होंने कमेंट्री करी थी जिसमें उन्होंने पैसेंजर व्हीकल पे 13% की ग्रोथ रजिस्टर करने की बात करी थी, विच इज क्वाइट डिसेंट। और इनका एक और चीज है सर, वो जो रेयर अर्थ मेटल की बात थी, वो भी कहीं ना कहीं अब सबसाइड होते हुए आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे, और अगर आप इसके टेक्निकल ग्राउंड चेक लेना चाहें तो मैं बोलूंगा कि आप अगर चाहें और आपने हायर लेवल पे ले रखा है, थोड़ा सा और वेट कर ले। जिस तरीके से इसने 672 का लेवल ब्रीच किया है ना, एक बार हो सकता है ये आपको और डाउन साइड पे आता हुआ दिख जाए, और वो 626 का होता है। मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल्स पे आपको बोल रहा हूँ। वैसे ही सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है 669 पे, बट मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से एक नेगेटिव, एक मंदी एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, निफ्टी के अंदर एक डाउन साइड देख रहा हूं, उसके चलते ही और डाउन साइड पे आ सकता है। तो अगर आप पहले के खरीदे हुए तो 625 पे खरीदेंगे, अगर फ्रेश एंट्री करने की बात कर रहे हैं तो 670 669, और इसको स्टैगर्ड मैनर में 625 तक करते हुए रखिए, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सर इनका टाटा टेक है। नहीं, दूसरा तो नाम भी मैं मिस कर गया वो पहले सवाल के बाद। खैर, एक और सवाल लेते हैं। अनवर शेख साहब का हैंडल है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई महिला इसे शायद ऑपरेट कर रही है। वो पूछ रही हैं कि, या पूछ रहे हैं कि, पहले तो कह रहे हैं कि रचित सर आपकी स्माइल के बड़े फ़ैन हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद किसी महिला का ये हैंडल है। आईटीसी होटल इनके पास है 213 रुपये के दाम पे। इधर उधर सर क्या वाइफ को देख रहे थे? नहीं 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 सर, वाइफ को नहीं देख रहा था मैं, सर हिला के मना इसलिए कर रहा था कि सर ऐसा नहीं है। मतलब सर कोई महिला होना जरूरी नहीं है। मतलब आप ये मुस्कुराहट पे बैन लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई अगर शो देख ले, और नहीं, मोस्ट नहीं, प्रॉब्ली अभी क्या सर, वाइफ वैसे तो कॉलेज में है, बट अभी क्या उनका कॉलेज में लंच टाइम चल रहा होगा, तो अगर उठा नहीं, के नहीं, शो देख वाइफ, लिया और ये वाइफ कमेंट्री कॉलेज सुन में ली। पढ़ने गई है या पढ़ाने गई है? नहीं नहीं सर, शी इज अ प्रोफेसर। अच्छा, मुझे लगा वाइफ मतलब कॉलेज में मैं पढ़ा पढ़ती हैं। लिखा नहीं लगता हूँ, वो बात अलग है, वो पढ़ी लिखी नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं सर, वो आप सर भी मतलब कुछ उनका तो हाल ही है। देखो। उन देखो, अभी वो रवि सर आते थे, उनको मैं डॉक्टर साहब बुलाता था। ये अंशुल जैन साहब आते हैं, उनको मैं जैन साहब बुलाता हूँ। कुछ दिन में आपको मैं वकील साहब बुलाऊंगा, जैसे आपका लॉ पूरा हो जाएगा
तो ये सब तो टाइटल लगाने ज़रूरी होते हैं, खैर नामों के आगे। एनीवेज, इनका जो सवाल था वो आईटीसी होटल पे था। 213 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, जिस तरीके से ये अभी मूवमेंट कर रहा है, 213 पे खरीदारी है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी होटल, बहुत अच्छा लाइनअप है इनका। अभी थोड़ा सा ये टेपेड मूवमेंट देख रही है, बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इनफैक्ट मैं इनको इतना कॉन्फिडेंटली होकर बोल सकता हूं कि अगर 198 लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाए तो आप विचलित ना हो। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक चीज समझ लें, ये ट्रेडिंग बेट नहीं हो सकती, ये आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है। और इस पर्टिकुलर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 274 से 286 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ मीडियम टर्म के टारगेट है। लॉन्ग टर्म में आपको और ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ओके, तो आप बने रहिए, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, समय दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे साथ मोकिम साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। मोकिम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मोकिम जी। सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। थैंक यू मुझे मोकिम यकीन जी। नहीं हो रहा कि मेरी आपसे ही बात हो रही है आज। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप कभी भी आइए, मिलिए, हम यहीं आपके लिए अवेलेबल हैं, हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है आपके बिना, तो जब तक आप नहीं तब तक हम नहीं। सो इसीलिए नहीं सर, ये तो आपको बड़प्पन है सर। नहीं सर, दोनों ही तरफ से ये है ना ट्रांजैक्शन रहता है हमेशा से, आपसे हम, हमसे आप वाली सिचुएशन रहती है। तो बताइए मोकिम जी, आज क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मेरा ना JSW एनर्जी मैंने बाई किया था 540 के रेट पर, ओके 50 शेयर। और तो मैं ये कितना चाहता हूँ कि अब किस एवरेज लेवल पर इसको एवरेज कर सकता हूँ। समय वैसे आप क्या दे सकते हैं इसे मोकिम साहब? तो मैं सर साल भर का। ओके चलिए, तो रचित सर कंपनी तो बढ़िया चुनी है उन्होंने, JSW एनर्जी 540 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, 50 शेयर हैं और ये फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। नजरिया इनका साल भर का है, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, कंपनी अच्छी है और नजरिया साल भर का है। एवरेज करने के लिए मैं इनको एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा और डाउनसाइड आ जाने दें। ये आपको ऑड 460 456 इस रेंज में अगर मिलता है ना, तो यहां पे चाहे तो जरूर एवरेज करें। और इस एवरेज को करने के बाद जब ये एक रिवर्सल दिखाएगा, उस रिवर्सल में आप इसको मान के चलिए कि बहुत कंफर्टेबली आपको 520 रुपए तक का भाव दिखाएगा। तो 460 में लेके 520 में बेच के ये एवरेज ट्रेड आप करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे ले आइएगा। फिर आप इसको होल्ड करिए, क्योंकि आपका साल भर का टाइम होराइजन है और साल भर में मैं सोचता हूं आपको हायर लेवल देखने को जरूर मिलेंगे, जो कि इसको 620 640 रुपए तक भी लेके जाने का दमखम रखते हैं। आराम से होल्ड करें, लोअर लेवल पे एवरेज करके मिड लेवल पे डिप्लॉय करें और फिर हायर लेवल टारगेट्स के लिए वेट करें, आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोकिम साहब कंपनी अच्छी है, थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए तब आप खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में आपको खड़ा कर देगा। और बाकी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें सराहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक सवाल आया है सुनीता चतुर्वेदी जी का, इन्होंने पूछा है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं इनके पास, 375 शेयर हैं और 567 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है। इनका पूछना यह है कि लंबी अवधि के लिए आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? और कंसीडरिंग कि कल एक बड़ा ब्लॉक भी हुआ है, 3000 करोड़ रुपए के आसपास का माल प्रमोटर ने बेचा है, क्या करा जाए इसमें? सर लास्ट वीक आपके शो में आए थे, तब ये बात बोली थी 565 रुपए के अगर लेवल को ब्रीच करेगा तो यहाँ पे आप बाइंग अपनी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं फॉर्चुनेट रहा और ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उस लेवल को ब्रीच नहीं किया, बट एनी हाउ सर ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक डील हुई है, इसके बाद अब इसका जो पेन था वो फाइनली आपको बाहर होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से, अच्छा हिंदुस्तान जिंक में सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि बाकी जो इनके मेटल हैं उनकी तो प्राइसिंग का फैक्टर है ही है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं सर। इनकी सिल्वर भी बहुत माइनिंग होती है इनके इस पर्टिकुलर एंटिटी में, और सिल्वर का जिस तरीके से प्राइस हाइक हो रहा है ना, वो भी बेनिफिट इनको जरूर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है, इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ये करीबन 426 419 लेवल, ये दो लेवल है इस बीच में, जहां इनको कंफर्ट लगे एक बार एवरेज कर ले।
जिस तरीके से आपने इसमें फॉल देखा है ना इस वीक में, आने वाले फोर्टनाइट नहीं तो मंथ में आप वापस एक रिवर्सल भी देखेंगे, जो रिवर्सल इसको बहुत कंफर्टेबली 510 रुपए तक लेके जा सकता है। दो आपका बाइंग लेवल हाई है, बट 510 रुपए के आसपास आए जो आपने लोअर लेवल पे एवरेज किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको डिप्लॉय करें और आप इसको होल्ड करें। फंडामेंटली द कंपनी इज वेरी वेरी गुड। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको मीडियम टर्म का टारगेट दे देता हूं जो 720 रुपए तक आपको आता हुआ दिख सकता है। और सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, मुझे मतलब कुछ कुछ क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं जब भी कोई वीडियो करता ना, कुछ कंफ्यूजन है लोगों को। सर जब हम मीडियम टर्म की बात करते हैं ना, तो मीडियम टर्म हम रेंज रखते हैं समवेयर इन बिटवीन 6 मंथ्स टू 2 इयर्स। लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो दैट गोज फ्रॉम 2 इयर्स टू 5 इयर्स। अब ये जो रेंज है ना, ये सर बीटा मूवमेंट ऑफ द स्टॉक पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेंज में वो मूवमेंट करता है। तो क्योंकि गेल के कमेंट पे ये बात आई थी कि आप लॉन्ग टर्म क्या 25-30 साल की बात कर रहे हैं, नहीं मैं 25-30 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 5 साल तक का टाइम दे रहा हूँ। गेल के वो टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मीडियम टर्म का जो मैं इनको टारगेट दे रहा हूँ, 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर इनको 705-720 रुपए तक का भाव भी वापस देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, एक सिचुएशन जरा मुझे समझाना, थोड़ी समझ कम आई मुझे। हिंदुस्तान जिंक के अंदर पिछले 4 साल में इनका डेट 4 गुना बढ़ चुका है, दुगना बढ़ चुका है, सॉरी। इनका 93.35% हिस्सा प्लेज है और एक जमाने में कैश रिच कंपनी थी है। और प्रमोटर को इसने 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपए का एवरेज डिविडेंड पिछले 3 साल में दिया है। प्रमोटर का खुद का डेट 53,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। और इतनी सब सिचुएशन के बीच में एक बड़ा ब्लॉक डील आता है। चलिए 12,000 करोड़ रुपए का केपेक्स भी हिंदुस्तान जिंक ने प्लान कर रखा है। तो ये सारा जो पे आउट है, ये पे आउट स्ट्रक्चरली डेट रीपेमेंट के लिए या प्लेज उतारने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? और उसके अलावा मतलब ये सब चीज़ों को देख के, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके ऊपर डेट बहुत हाई होता है, जिसका प्लेज बहुत हाई होता है, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा होता है। सो ये सिचुएशन कितनी सही लग रही है आपको हिंदुस्तान जिंक या वेदांता के लिए? सर देखिए, आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन टू कमेंट ऑन दिस। इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक चैनल है सर यूट्यूब पे जो मैं भी फॉलो करता हूँ, एक बार वहां जाके, और एक ट्विटर हैंडल भी है सर, एक बार वहां जाके आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में नहीं आ नहीं जाएंगी। रचित सर, आप तो हैंडल मैं और समझता हूँ। आईडी बोलो कि उससे पहले मैं आपको यही रोक देता हूँ। वो छोड़ो, आप पहले आप ये बताओ कि आप इससे क्या जिस्ट निकाल पाए, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में है तो वरीसम, जो अभी स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये हमने पहले जीएमआर, जीवीके, एडीएजी ग्रुप, पुंजलॉयड, इस तरह की कई कंपनियों में देखी है सिचुएशन। चलो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बहुत ही स्ट्रांगली एसेट बैक्ड है, तो कोई ना कोई एसेट बेच के काम हो सकता है कि ये सॉल्यूशन निकाल लें। लेकिन क्या कैश फ्लो का इस्तेमाल डिविडेंड पे ऑफ से और उसके बाद डेट रीपेमेंट की बजाय अदरवाइज हो रहा हो, वो सही रहेगा लॉन्ग टर्म में? सर देखिए, सही तो नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, और मैं भी इस चीज को बहुत प्रिसाइसली ये देखना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये फंड फ्लो जा किस डायरेक्शन में रहा है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज सेटल होती हुई दिखती है। टिल द टाइम वी डोंट गेट इट वेरी क्लियरली, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि सर जो ये प्रमोटर ग्रुप है ना, उस प्रमोटर ग्रुप पे हम, क्योंकि देखा है, दे हैव क्रिएटेड द बिजनेस एंड दे विल नॉट किल द बिजनेस लाइक दिस। मतलब ये जो हम जीएमआर की बात कर रहे हैं या पुंजलॉयड की बात कर रहे हैं सर, उनके लिए एक वन ऑफ, मतलब वो एक ही बिजनेस था उनका, इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और ये ऐसे किलिंग नहीं करेंगे। एक बार हम समझ लें ये किस तरीके से फंड डिप्लॉय हो रहा है, फिर वील बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड कमेंट एग्जैक्टली कहां जा रहा है फंड फ्लो। टिल दैट टाइम जो हमारा हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के हिसाब से ही हम सारी कमेंट्री करके और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इस पर क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कल हुआ भी था ब्लॉक के बाद, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी, तो इसलिए इस पर बात करना जरूरी, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई पड़े। आगे बढ़ते हैं। रोहित जी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। रोहित सर नमस्कार। मैं अब एक सवाल रचित कर सर। लेता हूं सर। मैं एक्चुअली क्या है कि वो पूरा ट्वीट ध्यान से पढ़ नहीं पाया था, तो आप ही थोड़ा सा एनलाइटन कर लीजिए कि क्या आपके पढ़ा था मैंने नहीं देखो रचित हिंदुस्तान जिंक में। सर, होता क्या है कि किसी भी, मतलब आपने जेएसपीएल का एक टाइम फ्रेम भी देखा होगा। जेएसपीएल मेटल कंपनी थी, वो 2014 में स्कैम वाली सिचुएशन में, और बाकी डेट का सिचुएशन भी काफ़ी बुरा होता है। सो मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कोई भी कंपनी जिसकी डेट बहुत ज़्यादा हो और जिसका प्रॉफिट गिर रहा हो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट गिर रहा हो, और उसका प्लेज बढ़ रहा हो,
और किसी बुरे दौर में किसी भी वजह से, ये शेयर गिरने की वजह खाली कंपनी नहीं होती, कई बार मैक्रो एनवायरनमेंट भी होता है। तो मान लिया अगर ये वॉर और एस्केलेट होता है और हिंदुस्तान जिंक का शेयर या वेदांता का शेयर यहाँ से आधा हो जाता है, तो जो प्लेज रखे हुए शेयर हैं वो कभी ना कभी बाजार में बिकने आ जाएंगे। और वो सिचुएशन में अगर मार्जिन मनी पूरी होती है, अर्नेस्ट मनी पूरी होती है तो बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ पाया तो सिचुएशन क्या क्रिएट होगी, और वो जो पैनिक सेलिंग होगी वो बड़े बड़े शेयरों को बैठा जाती है। ये हमने जीटीएल में भी देखा, जीटीएल इंफ्रा में भी देखा, और बहुत सारी ऐसी कंपनियों में देखा जहां प्लेज शेयर टूटे और शेयर नीचे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होना एक रिस्की वेंचर हो जाता है आमतौर पर। लेकिन अभी क्योंकि वेदांता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक्ड कंपनी है एसेट से, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है कंपनी के पास, हिंदुस्तान जिंक के थ्रू, केन के थ्रू, बाल्को के थ्रू, तो ये चीज़ अभी तक तो मैनेजेबल है। लेकिन आगे कितनी मैनेज रहेगी या नहीं, क्या सिनेरियो बैठता है, वो थोड़ा अनसर्टेन है। इसलिए एक बार को लेके कंफ्यूजन है कि इसमें गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन बनेगी। सर इसमें ना एक चीज अब मैं ऐड कर देता हूं। आपने जो एग्जांपल लिया ना वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सही था। सर जिंदल स्टील एंड पावर की हम बात कर रहे हैं और गारे फार्मा माइंस की हम बात कर रहे हैं, जो 2014 में इनका जो नीलामी को वापस वो किया था। सर प्लेज था, एंड इफ आई एम करेक्ट, मैं मेमोरी में थोड़ा सा वीक हूं, बट इफ आई एम करेक्ट सर वो 70 रुपए तक आया, शायद 70-72 रुपए तक आया था, 68 रुपए का दाम आया था, 68 रुपए तक आया था। अब आप देखिए सर वो 68 रुपए तक भी ना आया था और बातें ये चलने लग गई थी कि अब वो शेयर मार्केट में डिप्लॉय हो जाएंगे। बट सर नवीन जिंदल ही ट्राई टू मेंटेन, और उन्होंने मार्जिन मनी पेमेंट किया और सब कुछ किया, और नाउ रेस्ट इज हिस्ट्री। जिंदल स्टील एंड पावर कहाँ बैठा हुआ है। सर वही चीज ना मेरे दिमाग में भी रहती है कि जिस तरीके का ये बैकग्राउंड है ना, और जितना बड़ा ये ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं इसको जरूर सेव करेंगे। बट हाँ एक चीज जरूर है कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ये पर्टिकुलर स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर की तरह गिरे, क्योंकि सर जब वो गिरा था ना, मतलब इट वाज प्रैक्टिकली रूथलेस, और तब ये फ्यूचर में भी लिस्टेड था, बहुत ज्यादा मार्जिन कॉल्स हुई थी और सब कुछ हुई थी, एंड पीपल हैड लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट। मतलब आपके पास भी खबरें आ रही होंगी, लोगों ने 90 रुपए 85 रुपए में बेचना चालू किया था, एंड दे वर हैप्पी कि 68 रुपए आ गया। बट सर जिस तरीके से वापस रिवाइव हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देखिए ये तो बहुत नीचे का भाव है, इससे ऊपर भी भाव हमने देखे ही हैं इसमें। खैर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। प्रमोटर वेल इक्विप्ड है और वेल वर्स्ड हैं जो प्रेजेंट सिनेरियोस को देख के। सो अभी तो उन पर भरोसा है पूरी तरह से। आगे उनकी क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है ब्लॉक डील उन्होंने प्लेज उतारने के लिए किया हो, डेट उतारने के लिए किया हो, या केपेक्स के लिए हो। तो जैसे ही अगर ये आ जाता है तो वैसे ही स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ भी जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं और रोहित जी से बातचीत कर लेते हैं दिल्ली से। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये इन्होंने चुना है, क्या करना चाहिए इन्होंने ये नहीं बताया कि खरीदना चाहते हैं, लेकिन अदरवाइज क्या राय रखते हो आप बीओबी को लेके? सर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू, मैं पॉजिटिव पीएसयू में, और आप देखिए सेक्टर पीई भी 8.64 है, और ये उससे इसका जो पीई है वो उससे नीचे। सर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की आप बुक वैल्यू देखेंगे ना 283 है, ये 232 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट 3.66 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5, कैपिटल एम्प्लॉयड 6.29। सर ये जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर इन्होंने पोजीशन नहीं ली है और फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, मैं इनको सजेस्ट करूंगा 224 लेवल के आसपास आए, वहां अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चालू कर दें और 214 तक इसको कंप्लीट कर दें। अगर इन्होंने ले रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा नीचे आने दें, और 214, 18, 16 इस रेंज में आता है तो एवरेज कर ले, और फिर वहां से जब ये रिवर्सल दिखाएगा, मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, वापस इनको 248 का लेवल देखने को मिल सकता है इन वेरी नियर टर्म। और अगर मिड टर्म मीडियम टर्म के लिए ये होल्ड करके रखते हैं तो वापस इनको 290 तक का भी भाव आता हुआ दिख सकता है। तो आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं और रणनीति आप अपनी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। कुछ और सवाल भी हमारे पास आए हैं। इसमें एक सवाल आया हुआ है रितेश कुमार शर्मा साहब का। इनके पास ब्लू स्टार के शेयर हैं 1987 के दाम पर, और वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं 533 रुपये के दाम पर। उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इन दोनों शेयर्स को लेके? ये शायद समर थीम को प्ले कर रहे थे, तो शायद ब्लू स्टार और वरुण बेवरेजेस दोनों इन्होंने ले लिए इसी थीम के आधार पर। और आपकी शायद बात भी सुन ली होगी हेयर कट देख के कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अब हेयर तो वापस आ गए, गर्मी भी कम हो गई, अब ये क्या करें?
सर मगर हेयर कट तो आपने कराया रिसेंट टाइम्स में, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मतलब सर, मैं मेरे केस में तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से वो उसमें था ना, हाइबरनेशन में, तो वहां से बाहर आके मुझे थोड़ी सिचुएशन ठीक करनी पड़ी अपनी। लेकिन आपके केस में तो गर्मी का डिप्लॉयमेंट था, आप अभी भी हरे पेड़ के नीचे बैठे हो इसी को दूर करने के लिए। तो कैसा लग रहा है ब्लू स्टार, कैसा लग रहा है ये दूसरा वरुण बेवरेजेस? सर ब्लू स्टार के ना, मैं एक चीज आपको ऐड करता हूँ, ब्लू स्टार के साथ साथ आप देखिए जितने कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स है ना, उन सब में आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आरबीआई ने रेट कट करी और अच्छे से ईजिंग हो गई है। सर एक चीज हम जो शिफ्ट देख रहे हैं ना, वो शिफ्ट क्या देख रहे हैं कि पहले हम क्या देखते थे कि गर्मियों का सीजन जब अप्रोच हो रहा होता था ना, तब इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड होती थी। अभी भी सर डिमांड है, मगर जो मेजर डिमांड अब इनकी आने लग गई ना कुछ टाइम से, वो सर फेस्टिव सीजन पे आने लग गई, क्योंकि इनको फाइनेंस बहुत अट्रैक्टिव मिलते हैं। फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मूड होता है, तो आप बोलते हो चलो ठीक है ये चीज नहीं लेकर आ जाते हैं घर में, या वो चीज नहीं लेकर आ जाते हैं घर में। तो जो इन्होंने फेस्टिव मतलब जो इन्होंने समर डिमांड के चक्कर में ली थी ना चीज, अब वो फेस्टिव डिमांड उस क्वार्टर में आपको चलती हुई दिखेगी। अब इनको करना क्या चाहिए, देखिए उन्होंने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, और अभी इसने रिसेंट टाइम्स में ही एक लो भी रजिस्टर किया था 1521 का। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि हो सकता है ये इन टाइम टू कम आपको और एक नया लो लगाता हुआ दिखा दे, जो कि हो सकता है 1460 तक। वो 1460 का जो लो होगा, वहां पे ये एवरेज करेंगे, और वहां जो एवरेज करेंगे उसको 1760 1740 लेवल्स पे डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद वेट करेंगे जब ये फेस्टिव सीजन की डिमांड फुल स्विंग में आती हुई दिखेगी ना, तब सर ये वापस आपको 1980 से 2040 रुपए का लेवल दिखा सकता है। वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, पेन है बट डरे नहीं, बने रहे। और वरुण बेवरेजेस? वरुण बेवरेजेस में देखिए, वरुण बेवरेजेस की ओर नजर डालें सर, ये रिसेंट टाइम्स में नीचे ही आया जा रहा है, और बहुत सारे इनके इंटरनल डेवलपमेंट्स थे जिसके कारण से ये नीचे आ रहा है सर, अभी भी रुक नहीं रहा है। और मैं समझता हूं कि हो सकता है इन टाइम टू कम इसमें भी इनको एक नया लो बनता हुआ दिखे। अभी 450 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम दे, हो सकता है ये 398 से 404 के लेवल पे आता हुआ दिखे। वहां पे मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक एवरेज की पोजीशन इनिशिएट करें, और जो एवरेज करेंगे ना उसको 468 पे डिप्लॉय करेंगे। अब आप देखिए जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं ना स्टॉक्स, इनमें आपको और डाउन साइड दिख रहा है, बट इसमें भी दिखा, ब्लू स्टार में भी और इसमें भी। 468 में जो लोअर लेवल पे होगा उसको 468 पे डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म, फिर आपको 520 रुपए का भाव देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप अपनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्लान करें। आपको आमतौर पर मैंने ऑब्जर्व किया कि एक ही बेवरेज समझ में आता है, बाकी बेवरेजेस इतने पसंद आए नहीं, चाहे वरुण हो या कोई और बेवरेज हो, लेकिन एक बेवरेज की तरफ आपका हमेशा रुझान पॉजिटिव रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सर जो मेरी गलती तो थोड़ी है, मैं अकेला थोड़ी ना कंज्यूम, मतलब मैं तो क्या करता हूँ वो एक अलग बात है, बट आई एम नॉट द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल। अरे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट मैं जो नहीं, मैं आपको मैं ये चार्ट्स की बात कर रहा था सर। नहीं नहीं रचित सर, मैं तो चार्ट की बात कर रहा था, आप प्रोडक्ट की तरफ चले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ चार्ट की बात कर रहा था, आप उधर ही स्टिक करिए अभी। आगे बढ़ता है, चलो। एक और प्रॉब्लम क्या है ना सर, सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूँ, तो मेरे ना रिफ्लेक्सेस उस तरीके से काम भी नहीं कर रहे। हाँ नहीं, ऐसे क्या काम किया घर में आपने कि आप रात भर सो नहीं पाए और रात सुबह 3 बजे से उठा दिया गया आपको? सर आज 19th है ना, फ्रॉम टुडे इट हैज स्टार्टेड, माय पेपर्स हैव स्टार्टेड, सो आई हैव अच्छा टू अच्छा, रिपोर्ट आज तो आपका पेपर था। 6:30। हाँ, कैसा रहा पेपर सर? अच्छा था। नहीं, आमतौर पे मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहते थे कि पेपर अच्छा ही होता है, खराब रिजल्ट होता है, वो कैसा होगा? सर मेरे पेरेंट्स बोलते नहीं है, मेरे पेरेंट्स मानते हैं, और आज भी ये हाल है। चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, वो ये नहीं पूछते कि नंबर कितने आएंगे, वो बस ये पूछते हैं कि पास हो जाओगे आप। नहीं, आपसे वो तो नहीं करवाया गया ना कि पूरा पेपर सॉल्व करवाया गया दोबारा बैठा के वहां पर कि चेक कराओ जरा पेपर ठीक से करके आए हो कि नहीं आए हो? ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी ना? नहीं सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब 2 सेकंड लूंगा। एक्चुअली माय वाइफ हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड लॉ, एंड मेरा जो पूरा इन लॉ साइड है वो भी लॉ में है।
तो आज जब मैं घर पे आया था, एज सून एज आई रीच बैक आई स्विच्ड ऑन माय फोन। फोन मेरे पास हाथ क्या था, हाँ क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्या क्या आंसर किया, 10 मिनट का पूरा ब्रीफअप हो गया। उसके बाद चलो ठीक है, लगता है क्लियर हो जाएगा, एंड शी हंग अप। तो सर आज भी वो हाल है कि घर आता हूँ तो एक बार पूछ लिया जाता है भाई क्या करके आओ, ये बता दो पहले। चलो फिर पूरा परिवार ही वकीलों का परिवार बन जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। बढ़िया है, मतलब अच्छा है। आगे बात करेंगे इसके ऊपर अलग से। रचित सर, जरा एक सवाल आया है प्रतीक बिस्वास साहब का। उनके पास मेट्रोपोलिस के शेयर हैं, 1465 रुपए के दाम पे खरीदारी है, और हुडको है 250 रुपए के दाम पर। मिड टर्म में आप कैसे देख रहे हो इन दोनों को? देखिए पहले हम ले लेते हैं हुडको को। और हुडको सर टू माय सरप्राइज मतलब ये अच्छा मूव करना चाहिए था। पॉलिसी के बाद भी एक अच्छी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी, वो बना जरूर, बट वो उठ नहीं पाया है। और अभी ये जिस तरीके से चल रहा है ना, अभी आपको, क्योंकि मैं सर एक और चीज आपको ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से अब हम हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना, हाउसिंग फाइनेंस में एक आपको अपटिक आता हुआ दिख सकता है। मतलब आप देखें अभी एक डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आया था, जिस तरीके से वहां पे डिमांड रही है, और अब हाउसिंग डिमांड धीरे धीरे आपको इंप्रूव होती हुई दिखेगी। ये क्यों नहीं चला मुझे खुद को समझ में नहीं आया, बट अब ये नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा। एट अराउंड 209 204 उस लेवल पे एवरेज करिएगा, एवरेज करके और पोजीशन मेंटेन करिएगा। जैसे ही आपको 238 से 240 के लेवल देखने को मिले, वहां पे जो आपने एवरेज किया होगा उसको डिप्लॉय कर दीजिएगा। और फिर मीडियम टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं ना, तो आपको वापस ये 296 से 304 का भाव दिखाता हुआ दिख सकता है। और इनका जो दूसरा स्टॉक था उस पर आपकी राय? मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जी, सर इन्होंने ले रखा है 16 कितने पे ले रखा है? इनकी खरीदारी 1465 पर। 1465 पे है, 1681 पे चल रहा है। और आप ये देखें कि जिस तरीके से पोजीशन है अभी, इनको ये भी ये वो काउंटर हो गया सर, ये वापस कंसोलिडेशन वाला काउंटर है जो हाथ में आया है। इसको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। 1760 के ऊपर ही ये आपको एक अपसाइड का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, कि उसको वापस 2000 रुपए तक लेके जाएगा। अब 1760 आपका थोड़ा सा दूर हो गया, और आपकी बाइंग प्राइस से ये थोड़ा सा ऊपर मेंटेन कर रहा है। हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं इसमें। वो स्टॉप लॉस होगा 1619 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए। और फिर इसको एक बार टाइम दीजिए जो 1760 1780 के ऊपर ट्रेड करने का। और जब ये 1760 1780 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट दे दे, तब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके और 1680 के स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिएगा। तो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। अभी आपको रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगा ना, अपसाइड आता हुआ दिख जाएगा। ओके, अब चलते हैं ऋषिकेश। वहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र कुमार साहब मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, आप पहले तो ये बताइए कि ऋषिकेश में इक्विटी कल्चर कैसा है? नहीं ठीक है, बढ़िया है। लोग सेपरेटली करते हैं सब ना। आपको मिल जाते हैं ऐसे बात करने वाले लोग जो शेयर बाजार में पैसा डालते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल है। मैं तो दो तीन साल से देखा आपका ना। तो 2-3 साल में ही ये बढ़ा है या पहले से ही था कुछ कल्चर? नहीं, वैसे तो कल्चर तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ऑल इंडिया में। ओके, चलिए। तो धर्मेंद्र जी बताइए, आज का सवाल है आपका। मेरा है सर डिक्सन टेक्नोलॉजी है मेरे पास ना। किस भाव पे? ये है 14780 का है मेरा ना। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है सर, मैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज 140 है, तो मैं एवरेज कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो या फर्दर एवरेज करने लग जाते हो? नहीं, मैं तो 2-4 दिन या हफ्ते में 10 दिन में निकाल देता हूँ सर। ओके, और आमतौर पे आप जो रिस्क रिवॉर्ड रखते हो कितना रखते होंगे? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। मुझे तो मतलब 2-4 हजार रुपए मिलते हैं तो मैं निकाल देता हूँ। और नीचे कितने तक आप लॉस बियर करते हो? लॉस के लिए तो फिर वेट करना पड़ता है सर, फिर एवरेज करता हूँ मैं।
तो आप मतलब ट्रेडिंग करते हो तब तक जब तक मुनाफा आता है, अगर ट्रेडिंग में मुनाफा नहीं जी, आया जी, तो आप जी। इन्वेस्टर बन जाते हो, राइट? जी 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 जी। ओके रचित सर, डिक्सन टेक 8 शेयर है, करीब 14,780 के दाम पे, आज 14,125 है। सो अब ये इन्वेस्टर वाली साइड पे जा रहे हैं, क्या किया जाए? सर देखिए, पहला जो आपने सवाल किया था ना धर्मेंद्र जी के साथ, उसका मैं भी आपको एक जवाब दे देता हूँ। सर लास्ट ईयर आई वाज देयर इन ऋषिकेश एंड वाटर स्पोर्ट्स और ये राफ्टिंग वगैरह जो है ना, उसमें मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट माय एंटायर फैमिली वाज एक्टिव। तो ये लोग तो चले गए थे अपना वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए, मैं नदी के किनारे बैठ के और लोगों से बात बात कर रहा था, पंचायती कर रहा था। सर टू माय सरप्राइज लोग फोन ऐप पे ट्रेडिंग करने लग गए हैं वहां पे, एंड बहुत ज्यादा अब ये कल्चर धीरे धीरे चलता जा रहा है, क्योंकि सर टूरिज्म बेस्ड है ना, तो जब तक टूरिस्ट रहते हैं तब तक वहां काम रहता है, बट ये जो स्टॉक मार्केट का काम है ये तो 12 महीने चलता है। सो पीपल हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, बट सर अभी थोड़ा ना कल्चर डेवलप हो रहा है। तो जो धर्मेंद्र जी बात कर रहे हैं ना, वो मैंने और भी लोगों से वहां पे सुनी थी। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इवॉल्व होने में अभी वहां इस कल्चर को। अब सर देख लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में करना क्या है। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज वैसे जिस तरीके से करेक्ट किया है ना, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट तो ये दे रहा है, बट क्या ये अभी और अपसाइड देता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये फर्दर डाउनसाइड अभी रजिस्टर करता हुआ दिखेगा। और धर्मेंद्र जी को मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अब इसके साथ आप स्टिक अराउंड कर ले फॉर सम टाइम, क्योंकि ये आपका अगर पेशेंट इन्वेस्टमेंट बन गया ना, तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। 13,380 ये लेवल आएगा जहां पे ये एवरेज इनिशिएट करेंगे, और इस एवरेज को करने के बाद इनको डिप्लॉय करना होगा। ये पर्टिकुलर एवरेज किया हुआ ट्रेड अराउंड 14,800 रुपए के लेवल पे, इससे इनकी बाइंग प्राइस नीचे आएगी। मगर ये स्टॉक इतना अच्छा है और इसका जो सारी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से हो रहे हैं कि अगर इसको ये मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो वापस से इनको 18,000 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंटली इसको मैनेज करना होगा, बट जो टाइम स्पेंड करेंगे ना, वो रिटर्न अच्छा देगा। तो थोड़ा समय दीजिए, और आपको लेवल्स बताए गए हैं उनको भी ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से वहाँ पर आप रणनीति बना सकते हैं।